कृषि कानून के खिलाफ जारी आंदोलन के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के किसानों से संवाद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे क्रेडिट मत दो। विपक्ष से वो कह रहे थे, आपके पुराने घोषणा पत्रों को ही मैं क्रेडिट दे देता हूं, मैं किसानों का भला चाहता हूं, आप किसानों को भ्रमित करना छोड़ दें। ये कानून लागू हुए 6 महीने से ज्यादा वक्त हो गया, लेकिन अचानक विपक्ष ऐसे मुद्दे उठा रहा है क्योंकि विपक्ष किसानों को बरगला रहा है। सभी राजनीतिक दलों को हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, आप सारा क्रेडिट अपने पास रख लीजिए। आपके सारे पुराने घोषणा पत्रों को ही मैं क्रेडिट देता हूं। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। मुझे किसान के जीवन में आसानी चाहिए, समृद्धि चाहिए, किसानी में आधुनिकता चाहिए। आप कृपा करके देश के किसानों को बरगलाना छोड़ दीजिए। और किसानों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने एमएसपी को लेकर भी बात कही। उन्होंने कहा कि एमएसपी न बंद होगी और न ही खत्म होगी। उन्होंने कहा कि कृषि कानून रातों रात नहीं आए हैं। किसान संगठनों ने भी कृषि कानूनों पर चर्चा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसान असहाय हो जाए, ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री ने किसानों को भरोसा दिलाया कि ये सरकार उनके हित के लिए काम कर रही है। सरकार एमएसपी को लेकर इतनी गंभीर है कि हर बार बुवाई से पहले एमएसपी की घोषणा करती है। इससे किसान को भी आसानी होती है, उन्हें भी पहले पता चल जाता है कि इस फसल पर इतनी एमएसपी मिलने वाली है। 6 महीने से ज्यादा का समय हो गया जब ये कानून लागू किए गए। ये कानून तो लागू हो चुके थे, 6 महीने पहले हो चुके थे। अगर कानून लागू होने के बाद भी एमएसपी की घोषणा हुई, एमएसपी पर सरकारी खरीदी हुई, उन्हीं मंडियों में हुई, तो क्या कोई समझदार इस बात को स्वीकार करेगा कि एमएसपी बंद हो जाएगी? नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का हल्ला बोल 23वें दिन भी जारी है। आंदोलनकारी किसान दिल्ली की सीमाओं पर अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। दिल्ली से सटी हुई सीमाओं पर हजारों किसान जुटे हुए हैं। इस बीच सरकार की तरफ से लगातार किसानों को कृषि कानूनों के बारे में समझाने की कोशिश की जा रही है और इसी के तहत कृषि मंत्री ने आज किसानों के नाम एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में कृषि मंत्री ने कृषि कानूनों पर फैलाए गए भ्रम और उनके पीछे के सच को उजागर करने की कोशिश की है। इस चिट्ठी में कृषि मंत्री ने लिखा है कि एमएसपी के नाम पर कुछ लोग किसानों से झूठ बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा किसानों को लिखी चिट्ठी का समर्थन किया है। पीएम मोदी ने कहा कि सभी अन्नदाताओं से मेरा आग्रह है कि वे इस पर जरूर गौर करें, इस चिट्ठी को पढ़ें। उन्होंने देशवासियों से भी अपील की है कि इस चिट्ठी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए ताकि लोगों को सच पता चल सके। आपको बता दें कि कृषि मंत्री ने अपनी चिट्ठी में किसानों को मनाने की कोशिश की है। पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सियासी घमासान तेज हो गया है। शुभेंदु अधिकारी के बाद टीएमसी को एक और बड़ा झटका लगा है। 24 परगना जिले के बैरकपुर से टीएमसी एमएलए शीलभद्र दत्तो ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। वहीं पार्टी के नेता कबीरुल इस्लाम ने भी इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि टीएमसी को बीते 2 दिनों में 3 झटके लगे हैं। विधायक शीलभद्र दत्ता पार्टी में प्रशांत किशोर को लेकर नाराज बताए जा रहे हैं। टीएमसी विधायकों के लगातार हो रहे इस्तीफे ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वहीं कल यानी शनिवार से गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के बंगाल दौरे पर हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने टीएमसी के बागी नेता शुभेंदु अधिकारी को जेड श्रेणी सुरक्षा प्रदान करने का निर्णय लिया है। ममता बनर्जी सरकार के बेहद करीबी रहे शुभेंदु अधिकारी ने हाल ही में विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। माना जा रहा है कि शुभेंदु जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। 2009 में नंदीग्राम में भूमि अधिग्रहण विरोधी कानून के जो आंदोलन चला था उसमें शुभेंदु ने ममता बनर्जी की काफी मदद की थी, जिसके बाद टीएमसी 2011 में पश्चिम बंगाल में सत्ता में आई थी। कांग्रेस के अंदरूनी घमासान को रोकने और पार्टी के नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए सोनिया गांधी ने कल पार्टी के सीनियर नेताओं की एक बैठक बुलाई है। इस बैठक में सोनिया गांधी ने कांग्रेस से नाराज चल रहे उन वरिष्ठ नेताओं को भी बुलाया है जिन्होंने 4 महीने पहले कांग्रेस अध्यक्ष को चिट्ठी लिखकर पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठाए थे।
माना जा रहा है कि इस बैठक में सोनिया गांधी पार्टी के नए अध्यक्ष के चुनाव को लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा कर सकती हैं। देश में तेजी से कोरोना के मामले कम हो रहे हैं। बीते 24 घंटे में पूरे देश में 22,890 मामले ही सामने आए हैं। आपको बता दें कि देश में लगातार 5वें दिन 30,000 से कम मामले सामने आए हैं और बीते 5 महीने बाद ये दूसरी बार है जब कोरोना संक्रमितों की संख्या 23,000 से भी कम दर्ज हुई है। बीते एक दिन में 338 लोगों की हालांकि जान गई है, लेकिन इस बीच राहत की बात यह है कि इस दौरान 31,000 से भी ज्यादा लोग कोरोना से ठीक हो गए। देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या कुल 1 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है। आईसीएमआर के मुताबिक देश में पॉजिटिविटी रेट 7% के आसपास है। 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक्टिव केसेस 20,000 से भी कम हैं। देश के 5 राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में सबसे ज्यादा रिकवरी हुई है। कुल रिकवरी 52% इन्हीं 5 राज्यों से है। कोरोना के मोर्चे पर हालात जैसे जैसे सामान्य होते जा रहे हैं, वैसे वैसे स्कूलों पर लगे ताले भी खुलने जा रहे हैं और इसी दिशा में बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने 4 जनवरी से सभी स्कूल और कोचिंग संस्थान खोलने की अनुमति दे दी है। सीनियर सेक्शन के साथ हॉस्टल भी खोले जाएंगे। सरकारी स्कूल में सरकार की तरफ से मुफ्त मास्क बांटे जाएंगे। 15 दिनों की समीक्षा के बाद जूनियर क्लास भी खुल जाएंगी। स्कूल खोलने का फैसला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में लिया गया है। बुजुर्गों की सुरक्षा सहित अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए अब भटकना नहीं पड़ेगा। केंद्र सरकार ने बुजुर्गों की मदद के लिए प्रस्तावित नेशनल हेल्पलाइन नंबर को लेकर तैयारी पूरी कर ली है। इसकी शुरुआत 26 जनवरी से होगी। इसके तहत बुजुर्गों को एक फोन पर सारी मदद उपलब्ध हो जाएगी। पहले चरण में देश के 10 राज्यों में ही यह हेल्पलाइन शुरू होगी, बाद में सभी राज्यों को इससे जोड़ा जाएगा। सूत्रों की माने तो इसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना जैसे राज्य शामिल हैं। इस हेल्पलाइन सेवा से बुजुर्गों के लिए काम करने वाले देश भर के एनजीओ और सामाजिक कार्यकर्ता जुड़े होंगे। साथ ही सभी पुलिस थाने और जिला प्रशासन के अधिकारी भी जोड़े जाएंगे।